सामाजिक जीवन में आप काम कर रहे हैं तो अगर लॉ के बारे में आप जानेंगे, जनता की सेवा कर सकते हैं। कांग्रेस का एक छत्र राज था पूरे देश में। तो हमारी विचारधारा हमेशा से एक ही रही है कि देश पहले, पार्टी बाद में, सेल्फ लास्ट। आप सोशल लाइफ में रहिए, अपना समय वहां दीजिए, समाज के लिए कुछ करिए, अच्छी बात है, करना भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लॉयर हैं तो 23 से 35 आपको कुछ और नहीं सोचना है। करप्शन तो जीवन के मूल्यों की गिरावट है। बेहतरीन इंसान बन के चंडीगढ़ में ही रहा जाए तो बहुत अच्छा है। ये देश एक है, इस देश के लोग एक हैं। किसी भी दुनिया की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति इज मोस्ट वेलकम इन द आरएसएस। कांग्रेस का व्यक्ति अगर 2 महीने 3 महीने शाखा में आ जाए और यहाँ से राष्ट्रभक्ति सीख कर अगर वो कांग्रेस में काम करेगा तो कांग्रेस का भी भला हो जाएगा। अगर आपको कोई सब्जी अच्छी लगती है, आपको खाना अच्छा लगता है और आप उसको कहते रहे कि चीज अच्छी नहीं है, अच्छी जब तक आप खाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। इस देश के गांव का व्यक्ति जो हिंदी बोलता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। आज की डेट में मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स को ब्रीफ पकड़ने में मुश्किल लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि पुलिस सारी की सारी खराब है। तो आप इमेजिन करिए, एक व्यक्ति सारा दिन धूप में आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, किसी ने आपको फोन किया, आपसे आपका ओटीपी मांगा, आपने ओटीपी शेयर कर लिया एंड मनी इज बीइंग विथड्रॉन इमीडिएटली। नमस्कार दोस्तों, ला सीटा लीगल का ये पॉडकास्ट आज डेडिकेटेड है एक ऐसी पर्सनालिटी के लिए जो उम्र में तो छोटे हैं पर जिन्होंने इतने सारे काम किए, इतनी सारी अचीवमेंट्स ली कि आज वो यूथ के लिए तो कम से कम एक मोटिवेशन का पावर हाउस। ही इज अ मोटिवेशनल फोर्स एंड अ पर्सनालिटी। वन कैन लर्न नंबर ऑफ थिंग्स। हिज नेम इज गौरव गोयल। गौरव गोयल वैसे तो प्रोफेशनल एडवोकेट है, बट ही इज मल्टीटास्किंग एंड हैविंग अ पर्सनैलिटी जो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करना जानते हैं, क्योंकि काम इतना किया उन्होंने अपने जीवन में और कर रहे हैं कि उनके जो तजर्बात हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खास तौर से युवा स्टूडेंट्स, लॉ सीखने वाले या पॉलिटिक्स के में इंटरेस्ट रखने वाले जो यूथ हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं उनकी बातचीत से, उनकी पर्सनैलिटी से। मैं स्वागत करता हूं गौरव गोयल जी का। स्वागत है गौरव जी। थैंक यू सर। गौरव जी, सबसे पहला सवाल, आपको लॉ प्रैक्टिस करने की, लॉ की स्टडी करने की प्रेरणा कहां से आई? जब बीजेपी यूथ में, या कह सकते हैं कि शुरुआती दौर पे जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और शाखा में जाते थे और वहाँ से धीरे धीरे अन्य संगठनों में काम करना शुरू किया, तो हमेशा से कांग्रेस की सरकारें रही जी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि सरकार होती कैसे है। तो जब सामाजिक जीवन में आए, सोशल लाइफ में आए, तो कांग्रेस की सरकार थी। तो धरने देते थे, प्रदर्शन होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते थे जी। तो जब गलत नीतियों का विरोध करते थे तो धीरे धीरे लगता था कि कभी कभी हमारे किसी साथी पे कोई केस बना दिया जाता था, तो लगता था कि इसका हल क्या है। तो उसके बाद कोर्ट्स चलती थी, बेल्स, पॉलिटिकल राइवलरीज होती थी, वो केस बनाते थे। तो लगा नहीं कि लॉ करना चाहिए। सामाजिक जीवन में आप काम कर रहे हैं तो अगर लॉ के बारे में आप जानेंगे, लॉ के बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप अच्छे से आप जनता की सेवा कर सकते हैं, सोशल लाइफ में जा सकते हैं। तो वहीं से लगा, ट्रिगरिंग पॉइंट था कि नहीं, हमें लॉ करनी है। मतलब ये है कि आप राजनीति की समझ और राजनीति से आपका जो वास्ता वो पहले हो गया और लॉ उसके बाद एंटर हुआ। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे जो मास्टर फिगर हुए हैं, वो पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, जिन्होंने पहले लॉ किया था, जो लॉयर रहे भी हैं, प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, जिनमें हम महात्मा गांधी जी का नाम ले सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, या पाकिस्तान के जो जिन्ना साहब थे, या जो भी अभी मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लुमिनरीज हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जिन्होंने बहुत कामयाबी से अपना पॉलिटिकल करियर जो चलाया और बड़े कामयाब सोशल वर्कर भी रहे, बट वो इनिशियली एडवोकेट थे या उन्हें लॉ की नॉलेज थी। तो आप पहले बता चुके हैं कि आप राजनीति में पहले या वास्ता आपका पहले पड़ गया, तो जो आपका सफर था
जब आप छात्र थे, तो छात्र राजनीति में आपको ये किस तरह से भेद लगा कि कांग्रेस जो है वो एक तरह से समहाउ कांग्रेस का एक छत्र राज था पूरे देश में। हम जम्मू कश्मीर से बात करें तो कन्याकुमारी तक, और हम राजस्थान के रेगिस्तान से बात करें तो पश्चिम बंगाल तक, हर जगह पे ऑलमोस्ट कांग्रेस की या उनके सहयोगी दलों की सरकारें थी। और हम जब सामाजिक जीवन में आए तो हम उनकी नीतियों का विरोध करते थे। हम करप्शन के मुद्दे पे बोलते थे, हम धारा 370 को खत्म करने की बात करते थे। हम कहते थे कि ये देश के मूल्यों पर चलना चाहिए। ये देश पश्चिम सभ्यताएं से टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं, ये देश के लिए पॉजिटिव है, लेकिन आप पूरा देश पश्चिम सभ्यताओं के तौर पर चलाएं और देश को देश की जड़ों से काटने का काम करें तो ये ठीक नहीं है। तो हमारी विचारधारा हमेशा से एक ही रही है कि देश पहले, पार्टी बाद में, सेल्फ लास्ट। इसी को जो हम देखते थे चारों तरफ, तो हमें लगता था कि कोई भी बात करें, कांग्रेस की किसी भी नीति को देखते थे तो कांग्रेस की नीति गलत लगती थी। और वो नीतियां आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार की नीतियां थी। पूरे का पूरा सिस्टम ऐसा था कि एक परिवार के आसपास ही पूरा देश की राजनीति घूम रही है। हमें लगता था नहीं, इसका विरोध करेंगे, इसका विरोध करते थे। जब इसका विरोध करते थे तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था। हमें लगा कि you have to be a lawyer also, because if you're a lawyer you can defend yourself, not just defend yourself but you can help your people as a lawyer। तो मुझे लगा कि नहीं, लॉ तो करना ही करना है। और ऑफ कोर्स एक रीजन ये भी रहा कि छोटे होते से पिताजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उनको भी देखते थे। अच्छा, आपके पिताजी तो एक वो भी फैक्टर था। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा लगा, जब सामाजिक जीवन में आए जी, तब लगता था कि नहीं, अपने आप को, क्योंकि उस समय तो कोई बात करने वाला भी नहीं होता था, तो अपने आप को तो डिफेंड आप तभी कर पाओगे जब आप लॉ को जानेंगे जी। तो वो एक कारण, सिस्टम को समझने के लिए लॉ की नॉलेज जरूरी है, ऐसा आपका मानना है, और ऐसी सच्चाई भी है। ये जरूरी भी है, पर साथ में ऐसा भी लगता है कि जब आप बोल सकते हैं और जब आप डिफेंड करते हैं, अपने आप को कर लीजिए, अपने किसी मित्र को कर लीजिए, और अगर किसी क्लाइंट को डिफेंड करते हैं तो आप अपनी बात सिस्टम को भी समझा सकते हैं जी। तो इस कारण से एक बहुत ही वंडरफुल कॉम्बिनेशन है कि आप अगर सामाजिक जीवन में है, सोशल लाइफ में है, मैं खाली राजनीति की बात नहीं कर रहा, किसी भी, मैं अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो जी, सामाजिक जीवन में, तभी इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, सोशल लाइफ में है। तो एक अच्छा है, अगर आप लॉयर हैं तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है जी। गौरव जी, एक व्यक्तिगत सवाल, क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति समझ के साथ कुछ भी सीख सकता है और कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस डोमेन है वो बैंकिंग की तरफ भी है और काफी है। क्योंकि मुझे आपके प्रोफाइल से पता चल रहा है कि आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। तो आपने इतने छोटे से दौर में ये कुछ सीखा और किया, उसके बाद आपने राजनीति की अपनी जो यात्रा है वो भी साथ साथ रखी। तो आप बैंकिंग की जो वकालत है उसको किस तरह से टाइम दे पाते हैं? जब युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री रहा तो पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा समय युवा मोर्चा को ही देते थे जी, और आनंद भी बढ़ाता था। और सरकार बन चुकी थी, तो जैसी 2014 में सरकार बनी तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हरियाणा का कार्यभार सरकार ने दिया। तो लगभग कोई 1.5-2 साल वो काम किया, सरकार के बिहाफ पे हाई कोर्ट में अपीयर होते थे, लेकिन फिर पार्टी ने अध्यक्ष का मौका दिया। अच्छा, सो वंस जब आप भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो उसको यूथ विंग कह सकते हैं आप उसके अध्यक्ष बनते हैं, तो बहुत सारा काम करने को मिला जी, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत से लोगों के बीच में जाने का मौका मिला, लोगों को समझने का मौका मिला और उनसे बातचीत करने का मौका मिला। वो करते करते आप बहुत कुछ सीखते हैं। सो आई पर्सनली फील दैट इफ यू आर डूइंग एन MBA फ्रॉम one of the biggest universities of the world, that is good. Yes, people are doing it. Yes. But at the same time, if you are working socially and you're working politically, that's the greatest education on the earth, which MBA degree can't teach you. तो प्रैक्टिकली आपका कहने का मतलब ये है, क्योंकि एक मुझे एग्जांपल याद आती है कि लालू यादव जी जब वो रेल मंत्री बने थे तो ही डिड समथिंग जिसकी वजह से उनको
अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी ने मैनेजमेंट के उसके ऊपर बोलने के लिए बुलाया था। आपके कहने का मतलब ये है कि जो सीधी जनता के बीच में जाके आप जब जिंदगी जीते हैं और उनको चीजों को मैनेज करना सीखते हैं, तो वो आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज की एजुकेशन से ज्यादा सिखा सकता है। आप बोलते हैं, उनको समझते हैं, उनको सुनते हैं, आप एक अच्छे लिसनर भी बनते हैं जी। लेकिन धीरे 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 अलग अलग दायित्वों में रहने के बाद, क्योंकि लॉयर तो बन ही चुके थे और जब वकालत करना शुरू किया तो जिस जिस तरह के मुकदमे आए तो ऑफ कोर्स बैंकिंग के बहुत सारे मुकदमे आने शुरू हुए और बैंकिंग से ही क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, सर्विस लॉ, मिसलेनियस केसेस करने का मौका मिला। अब ये भी एक बड़ा किसी भी लॉयर के लिए कि आप अपने फॉर्मिडेबल ईयर्स में एक 22 या 23 साल का एक यंगस्टर जब लॉयर बनता है और अगर वो सोशल जीवन में है, अगर वो राजनीति के जीवन में है और एट द सेम टाइम वो लॉयर भी है, फुल टाइम प्रैक्टिस भी करना चाहता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन यस टू मैनेज बोथ. I don't think so everybody can manage because as a lawyer, what I feel is once you become a lawyer at the age of 23 and the best years of your career is from 23 to 35. Yes. You need to give your more than 100%. You don't have to see the watch. Yes. That you're coming to the office at 8 o'clock in the morning and you're going at 10 o'clock. You don't have to see the watch. Yes. तो किसी भी युवा वकील के लिए मुझे लगता है कि वो बैलेंस बनाना बहुत कठिन होता है। तो आपको अपने फॉर्मिडेबल ईयर्स में आप सोशल लाइफ में रहिए, अपना समय वहां दीजिए, समाज के लिए कुछ करिए, अच्छी बात है, करना भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लॉयर हैं तो 23 से 35 आपको कुछ और नहीं सोचना है। बहुत फील्ड वेरी डिमांडिंग, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि बीइंग लॉयर मैं भी यही हीट अक्सर फील करता हूँ कि फैमिली को टाइम नहीं दिया जाता, दोस्तों को टाइम नहीं दिया जाता, सोशल लाइफ जो है आपकी बहुत रिसीविंग एंड पे चली जाती है, पार्टीज में, मैरिजेस में जा ही नहीं पाते, नहीं दे पाते आप। अच्छा, और एडवोकेट के साथ ये है कि अगर वो समय से शाम को घर पहुंच रहा है तो इसका मतलब वकील का समय अच्छा नहीं चल रहा है। परिवार कभी भी संतुष्ट नहीं होता है वकील का टाइम की नहीं। इसकी एक रेमेडी है जब हमने ऑफिस में देखी है कि हम सुबह 7:30 8 बजे 8:30 बजे तक ऑफिस आ जाते हैं, कोर्ट गए, कोर्ट से फिर ऑफिस आ गए और लगभग रात के 10 साढ़े 10 ऑफिस में हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स समय तो कम ही रहता है, लेकिन तो सबसे अच्छी बात है कि फैमिली सो अंडरस्टैंडिंग कि फैमिली कभी कभी ऑफिस आ जाए। That's good. मतलब आप फैमिली का एक पोर्शन है तो वही कभी ऑफिस में आ जाए, बच्चे आ जाए, मिल ले, फिर अपना ट्यूशन क्लासेस जो भी है, मतलब ये है कि उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, हम नहीं एडजस्ट करेंगे। हमारे लिए सैटरडे संडेज तभी हाई कोर्ट के लिए है। गौरव जी, तीखा सवाल, बात यह है कि अक्सर ये बातें उठती हैं कि राजनीति में करप्शन बहुत है और अब जुडिशरी पर और लीगल सिस्टम पर ये सीधे सवाल उठ रहे हैं। पीछे दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के घर से कैश बरामद हुआ, बहुत हंगामा हुआ, किस तरह से देखते हैं देश किस दिशा में जा रहा है? देखिए, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि सिर्फ राजनीति में ही करप्शन या पुलिस डिपार्टमेंट में ही करप्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। करप्शन तो एक जीवन के मूल्यों की गिरावट है जी। और ये जीवन के मूल्यों की गिरावट, फिर आप कह सकते हैं कि आप हर चीज भाजपा के हक में बोलते हैं, तो भाजपा का हूं तो भाजपा के लिए तो बात करूंगा ही, लेकिन ये जो हमें विरासत में 50-60 साल में जो दिया गया है वो है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ड्रास्टिकली 2014 के बाद कई चीजों पे बहुत लगाम भी लगी है, कम भी हुई है। और जहां हम बात करते हैं जुडिशरी की, पुलिस की, एटसेट्रा की, और आपने एग्जांपल दिया कि वो दिल्ली में, हाँ ठीक है, कोई एक आधा इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं बहुत दिल से मानता हूँ इस बात को कि इट इज ओनली द जुडिशरी। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट जुडिशरी नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी, वेयर a common citizen of this nation, see the power of law, see the power of a common citizen of the nation. Yes. एक गरीब व्यक्ति एक वकील को एंगेज करता है, अगर पैसा नहीं है तो हाई कोर्ट उसको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और अगर उसका केस अच्छा है, और बहुत से बार देखा गया है कि ऐसा होता है, जहां पे चीफ सेक्रेटरीज
DGPs, the mightiest of the mightiest in the state, the most powerful persons, जिनकी कमांड पे सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है। डीजीपी की बात मैंने इसलिए किया क्योंकि डीजीपी के अंडर सारी पुलिस आ जाती है। चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आ जाते हैं, पावरफुल पोस्ट है। एक गरीब आदमी जब हाई कोर्ट में आता है और उसका केस अच्छा है, जज साहब के लगता है, हाई कोर्ट में लगता है, तो ये लॉ की ताकत है कि जब चीफ सेक्रेटरी भी और डीजीपी भी समन होते हैं। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एसेट टू दिस नेशन इज द जुडिशरी आल्सो। आप कह सकते हैं कि ठीक है, वर्कलोड है, पेंडेंसी है, केस डिसाइडेड कब होते हैं, उसका एक रीजन है। उसमें आप किसी जज साहब को नहीं कह सकते कि ही इज रिस्पांसिबल। प्लीज अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ जज। एक जज सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे अपने घर से निकलते हैं, 10 बजे हाई कोर्ट आते हैं, 10 बजे से लेके लगातार कोर्ट 4 बजे तक चलती है, बीच में टी ब्रेक, एक लंच ब्रेक होता है। 4 बजे के बाद भी लॉयर्स के लिए या लिटिगेंट के लिए तो लगता है कि केस खत्म, उनके लिए ऐसा नहीं होता। इमीडिएटली जितने भी ऑर्डर्स उन्होंने सुबह लिखवाए हैं, शाम को 6 बजे तक, 5, साढ़े 5 बजे उनके पास चेंबर्स में आने शुरू होते हैं, उसकी वो करेक्शंस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, करेक्शंस करते हैं, टाइप होते हैं, दोबारा साइन करते हैं, 7, साढ़े 7, 8 बजे घर पहुंचते हैं और अगले दिन के नए मुकदमे फिर से रात को 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे घर पे आ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो 12, 1 बजे से पहले सोते नहीं सो पाते। नहीं, पर्सनल टाइम तो वेरी टफ लाइफ टू बी एन हाई कोर्ट जज। मतलब आपको सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और आप इट्स अ ग्रेटेस्ट, आई विल से, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत गजब चीज है। गौरव गोयल, ये नाम इतना को हॉन्ट करता है, मुझे करता है क्योंकि मेरे दोस्त ही नहीं है, आप एक वकील भी हैं और राजनीति में आपने बहुत काम किया, सेवा बहुत की है। आप अपने आप को क्या देखना चाहेंगे आज से 10 साल बाद? कोई MP, MLA, मिनिस्टर या फिर सीनियर एडवोकेट या जुडिशरी के कोई हायर ऑफिशियल? देखिए, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। हम बोलते हैं ना कि फलाना फलाना सुप्रीम कोर्ट में ये लॉयर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है जब उनका नाम लेते हैं। तो ऑफ कोर्स इन सभी चीज़ों में से पब्लिक सोशल लाइफ में रहते हुए एक बेहतरीन वकील बनना, of course this is what I want in my life. I mean, you don't want to go or excel towards your services towards political career. मैंने इसका उत्तर आप ये नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता। इन सभी चीजों में से, इन्हीं सभी चीजों में से मैंने आपको कहा कि मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ। तो बेहतरीन वकील हर रोज, जैसे आज मान लीजिए जो भी हूँ, कल इससे बेहतर हूँ, परसों इससे बेहतर हूँ, परसों और इससे बेहतर हूँ, ये हमेशा मन में रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री है क्या वकालत और पॉलिटिक्स? एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे राजनीतिज्ञ मैंने देखा है जो बहुत कामयाब एडवोकेट भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सिंघवी साहब हैं, जेठमलानी साहब थे, चिदम्बरम हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं ऐसे जो बहुत कामयाबी से वकालत भी कर रहे हैं और रिच एडवोकेसी कर रहे हैं। काम के लिहाज से या पैसों के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, अपने कपिल सिब्बल साहब हैं, ठीक है। तो क्या है कि दोनों ही तरफ वो अपना जो एक तरह से जो रोल है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। क्या लगता है? मुझे लगता है कि बड़ा स्पष्ट दिखता है, लगता भी है, दिखता भी है और है भी है। मुझे लगता है कि अगर आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में हैं और आप लॉ की डिग्री करी हुई है, फुल टाइम पॉलिटिक्स में हैं और आप पूरा समय पॉलिटिक्स को दे रहे हो और उसके बाद आप कुछ समय लॉ को देते हो, तो ये काम चलेगा। आप बेहतरीन लॉयर बन गए हो, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल बेहतरीन लॉयर हैं। पहले स्टैंडिंग अच्छी कर You have a good standing at the bar. Yes. And you have a political thought, of course. You have a deep political thought. You understand the ideology of a party. And then, if you give your services to the nation via politics, तो मुझे लगता है वो आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप लॉ में इतना कुछ सीख चुके हो कि अब आप जब सामाजिक जीवन में जाते हैं, सोशल लाइफ में आप जाते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो आपके वर्ड की वैल्यू है और आप लोगों भी हेल्प कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, नाउ यू हैव टू कोई प्रॉब्लम आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं मान रही है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, यू अंडरस्टैंड द लॉ, यू
you know the law, you have judgments. You can translate the system Yes, also. and then you can have a word with him. Yes. Otherwise, it becomes difficult. So, if you are a good lawyer, then you also go to the politics. I think ये चल जाता है. Complementary. अच्छा गौरव जी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, अमीर होना ज्यादा जरूरी है, पैसा होना ज्यादा जरूरी है, या एक बेहतरीन इंसान होना ज्यादा जरूरी है? इसमें कोई डाउट ही नहीं है. बेहतरीन इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और मैंने एक प्रश्न ये किया आज से लगभग कोई 10 साल पहले, जब मैं युवा मोर्चा बीजेपी यूथ में काम करता था, प्रदेश अध्यक्ष था उस समय, लगभग कोई 7-8 साल पहले की बात है. तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे पार्टी के, मुरलीधर राव जी. मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर वो आंध्र प्रदेश से हैं और दिल्ली ज़्यादा समय कभी बीता था, तो मैंने कहा सर क्या करें राजनीति में या वकालत में, क्या करें? तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मतलब एक सॉफ्ट से उसमें बोले कि गौरव, इफ यू आर सीरियस अबाउट practice, then please contribute and give lot of time to the practice, because party needs good lawyers. Yes. और अगर आप जो अपने पैसे कमाने की बात करी कि अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ के साथ साथ अपना स्थान दिल्ली में भी बनाइए. जी. तो मेरा उत्तर था कि सर बेहतरीन तो बनना ही बनना है, लेकिन हमारा चंडीगढ़ प्रदेश, हमारी चंडीगढ़ सिटी इतनी अच्छी है कि इससे बाहर जाने की इच्छा नहीं होती. मन नहीं होता. बेहतरीन इंसान बनके चंडीगढ़ में ही रहा जाए तो बहुत अच्छा है. क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक बहुत कद्दावर नेता हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री, ये लोगों ने, और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पॉलिटिक्स में भी, सोसाइटी में भी, एडवोकेट्स में भी हैं, जिन्होंने पैसा नहीं कमाया, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं किया. कमाना एक दूसरा शब्द है, इकट्ठा करना एक और बात है. पर इन्होंने सेवा बहुत की और बेहतरीन इंसान के तौर पर इनका बहुत सम्मान है. एक मुझे वाकया याद है, जब इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक डेलीगेशन में इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से स्पेसिफिकली नॉमिनेट करके भेजा था. उसी तरह का एक छोटा सा इंसिडेंट अभी पीछे हुआ था, जब मोदी गवर्नमेंट ने शशि थरूर को डेलीगेट का हेड बनाकर भेजा था यूएन में. कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शशि थरूर जी को भेजा, तो जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देश के प्रधानमंत्री हैं. जब आप देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि मोदी जी ऐसे ही सोचते हैं कि जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको सब व्यक्ति एक समान दिखते हैं. और अगर शशि थरूर को किसी डेलीगेशन में भेजा गया, so probably he is able to express his views for the nation much better, then he should be given an opportunity to go. कहने का मतलब ये है कि अच्छी बात है. राजनीतिक विचारधारा या जो भी एक तरह से वो संकीर्णता से ऊपर उठकर उन्होंने देश हित में ये देखा कि सूटेबल जो फिगर है उसको लीड करने दिया जाए, दोनों ही वक्त में. इंदिरा गांधी जी ने भी देखा और मोदी जी स्टॉलवर्ट है, स्टेट्समैन है, आज 3 बार के प्रधानमंत्री हैं. ऐसी पर्सनालिटी देश में ये नहीं है कि आप एक दिन में बना लेंगे. ये बहुत रेयर पर्सनालिटीज होती हैं, और ये पर्सनालिटीज रेयर हैं तभी ऐसे कार्य होते हैं कि आपको अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रतिद्वंदी भी जब देश की बात आएगी और अगर वो अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं उस कंट्री में जहां उनको उस डेलीगेशन में भेजा गया, तो ये हमेशा से ही होता आया है और इसको और भी होना चाहिए. गौरव जी, आप आरएसएस और बीजेपी को अच्छे से समझते हैं, मुझे समझाइए कि कुछ एक रीजनल फैक्शंस जो है वो इतनी कड़वाहट के साथ और इतनी शत्रुता तो नहीं कहूंगा, कम से कम मतभेद के साथ और एक तरह से नेगेटिव थॉट्स के साथ आरएसएस को और बीजेपी को क्यों तौलते हैं? और इसका उत्तर आप खाली बोलने से दे देंगे वो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप दे नहीं पाएंगे. आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना होगा. 1925 में डॉक्टर, जिनको हम डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी. वो चाहते
तो सभी जब जितने भी स्वयंसेवक थे उस समय, आप लगा लीजिए 100, 200, 500 बच्चे जितने भी थे, यंगस्टर्स थे, कि जी आपने संघ शुरू किया है डॉक्टर साहब, तो आप ही संघ के हेड होंगे, आप ही संघ के गुरु होंगे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता किसी, ठीक है आज ये दायित्व है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो संघ ने क्या साधन किया, क्या डिसाइड किया उस समय कि ये जो भगवा ध्वज है यही हमारा गुरु है। क्योंकि इंडिविजुअल में किसी में कोई माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन वो चिरंत काल से, हजारों लाखों सालों से भगवा ध्वज हमारी संरक्षण कर रहा है। तो गुरु वो। ऐसी जब आप देखते हैं 100 साल की यात्रा को आरएसएस की, अंटिल मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए कोई कांग्रेस के मित्र हैं, वो ये कहें कि नहीं आरएसएस ठीक नहीं है, आरएसएस गलत है, व्हाटएवर देयर आर्गुमेंट्स इज, आप जब तक संघ की शाखा में नहीं आएंगे तब तक आप आरएसएस के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आप बोलने के लिए बोल रहे हैं। संघ की शाखा में होता क्या, आप कभी गए? मैं आपको बताता हूं। सुबह 6 बजे 5:30 बजे संघ की शाखा लगती है। तो सबसे पहले जब आप संघ स्थान पे जाते हैं तो आप भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं। भगवा ध्वज ताकत का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है, हमारे इस देश का प्रतीक है। आप भगवा ध्वज को प्रणाम करने के बाद वहां पे एक्सरसाइजेस करते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं। अगर देशभक्ति के गीत गाने और खेलना अगर गलत है तो ये दूसरे लोगों क्या माइंड दिखाता है। देखो सिखिज्म में क्या है कि वहाँ उसमें ना वो गतका खेलते हैं, निहंग जो है मतलब गुरु की फौज जिनको बोला जाता है, जो डेडिकेटेड होते हैं, वॉरियर्स हैं, वो ड्रेस में ही रहते हैं ज्यादातर। तो उनका काम भी जो है एक तरह से जो वॉर ट्रेडिशन को मतलब बरकरार रखना होता है। तो इट इज ऑल्सो समहाउ कंपेरेबल टू दो सिचुएशन जिसमें ये होता है कि कोई भी धर्म जो है उसके जो उसका एक खास एक विंग होता है, या उसके खास एक उसमें से एक फैक्शन तैयार किया जाता है जो रक्षा के लिए एक तरह से तैयार किया जाता है, जिसको रिटेलिएट करने के लिए नहीं, रक्षा के लिए इस्तेमाल होना। मैं रक्षा के लिए भी नहीं बात करूंगा, मैं कहूंगा कि देशभक्ति आप में आए जी, आप व्यायाम करें, देशभक्ति आप में आए, आप भारत देश को भारत देश की तरह देखें, भारत देश का चिंतन करें, अपने बारे में कम सोचें और हमेशा देश के बारे में आप काम करें। आपकी दिनचर्या अगर 24 घंटे में से आपकी 12-13 घंटे की दिनचर्या है, तो उस 12-13 घंटे की दिनचर्या में से आप आधा घंटा 1 घंटा राष्ट्र को दें, समाज को दें, अपने लोगों को दें। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। एक बात का जवाब दीजिए, हमारा जो मुल्क है, हिंदुस्तान जो है, इट इज बेस्ड अपॉन द थॉट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म में आपका जो एक तरह से एडजस्टमेंट है, आपकी जो मेंटल इलेबोरेशन है, जो होराइजन है आपका, सो बीइंग एन आरएसएस पर्सन, मैं आपको आरएसएस पर्सन कह सकता हूं क्योंकि आप डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। तो आरएसएस और बीजेपी के थॉट कल्चर में रहते हुए आप सेक्युलरिज्म को किस तरह से डिफाइन करते हैं? दुनिया में अगर कोई एक संगठन सबसे बड़ा टैग किसी को सेक्युलरिज्म का देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो टैग सिर्फ और सिर्फ आप आरएसएस को दे सकते हैं। आरएसएस व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, नॉट जस्ट फ्रॉम द आरएसएस। जब से 1925 से पहले ये कार्य तो इस देश का व्यक्ति अनंत काल से कर रहा है। ये 1925 के बाद ये कुछ शब्द हमें कांग्रेस ने दिए, लेकिन हमारे चरित्र में, हमारे बिहेवियर में, हमारे पैटर्न में, हमारे डीएनए में, हिंदुओं में सेक्युलरिज्म हाईएस्ट डिग्री का आज से नहीं है कि 1925 के बाद से, ठीक है वो हम शाखा जाते हैं, हम वहां से सीखते हैं, लेकिन ये अनंत काल से है, मतलब हजारों सालों से है। सेपरेशन की जो बात की जाती है, तो वो एक हिंदू थॉट का या सनातनी थॉट का या आरएसएस की थॉट का
हिस्सा कल्चर नहीं है कि हम किसी को सेपरेट माने। पर अगर कोई हम तो ये कहते हैं कि इस देश में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति, आप एंसेस्ट्रल्स, लास्टली एंसेस्ट्रल्स चले जाएंगे तो सबके एक ही पाएंगे। ये देश एक है, इस देश के लोग एक हैं। लेकिन हाँ, आज यही राजनीति हमें कांग्रेस ने दी है, विरासत में जो कांग्रेस ने दी है। क्या किया कांग्रेस ने? अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस क्या कर रही थी पिछले कितने सालों से? डिवाइड एंड रूल। आपका मानना और है? अगर हम आज हिंदुओं की हित की बात करते हैं तो इसको अगर कोई दूसरा कैसे भी लेता तो उसकी प्रॉब्लम है। हम तो सबके हितों की बात करते हैं और हम तो हिंदू हित की भी बात करते हैं, क्योंकि ये देश अनंत काल से सनातन से ही चला है, सनातन परंपराओं से ही चला है। मैं समझता हूँ। मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ कि एक तरह से जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चला हुआ है कि आरएसएस एंड बीजेपी, उसमें खास एक वर्ग है जिसके लिए शायद आपको लगता नहीं है, पर आंकड़े ये बताते हैं कि एक तरह से चाहे वो एमपी की नॉमिनेशन सीट्स हों, एमएलए की हों, या इवन एमसी इलेक्शंस की भी जब बात आए तो कैंडिडेचर की जब बात आती है तो एक खास वर्ग के लोगों को थोड़ा दूर रखा जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी थॉट को, संप्रदाय को, मत को, विचारधारा को, किसी भी दुनिया की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति इज मोस्ट वेलकम इन द आरएसएस। मतलब उसको लेकिन लेकिन आ सकते हैं, आइए देखिए, और जहां पे जाना चाहिए आप कांग्रेस में जाके काम करिए। कोई अगर आप शाखा में आएंगे और एक कांग्रेस का व्यक्ति अगर 2 महीने 3 महीने शाखा में आ जाए और यहां से राष्ट्रभक्ति सीख कर अगर वो कांग्रेस में काम करेगा तो कांग्रेस का भी भला हो जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि आप आइए, इट्स अ स्कूल। हम तो सिर्फ अपने देश की बात करते हैं, इसके अलावा कोई और बात करते ही नहीं है। शाखा में हम गीत गाते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं। मैं जब छोटा था, संघ की शाखा में सेक्टर 7 पंचकुला जाता था, तो महान गुरुओं के बारे में अगर मैंने पहली बार सुना, मैंने किसी किताब में नहीं सुना था, तो सबसे पहले अगर कहीं मैंने महान गुरुओं के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, संघर्ष के बारे में, त्याग, ऐसा त्याग जो कभी सुना ही नहीं था, आज तक हुआ ही नहीं होगा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ संघ के प्रचारकों के मुंह से शाखा में सुनते थे और गीत वहीं गाते थे। पिता वारिया ते लाल चार वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। ये आज मतलब कहीं 30 साल पहले सुना गीत था ये हमारा। तो ये बातें जो हैं, जो ये आप बता रहे हैं गौरव जी, क्योंकि मेरी भी उम्र काफी हो चुकी है, पर पंजाब में ही रहता हूँ मैं, पर ये मुझे समझ नहीं आता कि इन चीजों को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता। जो ये थॉट कल्चर है, जो सच में ये कि सबको साथ लेकर चलने वाला था, वो कहाँ छूट गया? बहुत कुछ बदल गया है और अब आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं। और मुझे तो लगता है कि दूसरी, पहले तो कोई विचारधारा मैं कहूंगा ही नहीं, कांग्रेस की तो विचारधारा कभी कोई थी नहीं, लेकिन दूसरे लोग भी जब हमारे पास आते हैं कहते हैं कि सर दिस इज थैंक यू ग्रेट, है ही है, कोई दो राय ही नहीं है। आप किसी चीज को, अगर आपको कोई सब्जी अच्छी लगती है, आपको खाना अच्छा लगता है और आप उसको कहते हैं कि चीज अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी जब तक आप खाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो वैसे हम किसी को भी कहते हैं कि आप प्लीज कम टू दी शाखा, हमारे प्रचारकों से बात करिए, हमारे स्वयंसेवकों से बात करिए, बैठिए। आपके यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, देश की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, गीत गाते हैं, खेलते हैं, गेम्स करते हैं, व्यायाम करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो हिंदुस्तान है, इट इज अ कंट्री विद इन कंट्रीज। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे कल्चर हैं यहाँ पर, जिस तरह से राज्य हैं उस तरह से अलग अलग बहुत सारे कल्चर हैं। भाषा का क्या मानते हैं कि सारे देश में एक भाषा का होना कितना जरूरी है और किस लिए जरूरी है? देखिए, अब हमारी धीरे धीरे पूरे देश में एक एक्सेप्टेबल लैंग्वेज कम्युनिकेशन की इंग्लिश होती जा रही है। तो जब भारत देश के लोग अंग्रेजी को इतना कंफर्टेबल मानने लग गए हैं, एक विदेशी भाषा भारत में आई
और हर स्टेट के अंदर आज लोग मानने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस देश की अपनी कोई मदर टंग लैंग्वेज हो और आप उसमें कम्युनिकेट कर सकें तो इसमें ये तो अच्छाई की बात है। इसमें उस थ्रेड के लिए, उस थ्रेड को मजबूत करने के लिए भाषा का जो संज्ञान है वो किस तरह से लेती है बीजेपी? बहुत सा काम उस पे हो रहा है, अन्य संगठन हैं कई जो इस पे फुल टाइम काम करते हैं। मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मैं बताता हूँ, आप ये टीवी के एड्स देख लीजिए, आप जो दिशा निर्देश वाले जो पब्लिक साइंस होते हैं उन पर आपको हिंदी में लिखे हुए जो भी दिशा निर्देश लिखे होते हैं, हिंदी भाषा की बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलेंगी जो अक्सर अंग्रेजी में मैंने नहीं देखी है। तो वो किस तरह से टॉलरेट की जाती है और क्यों की जाती है? वही तो है कि इस कंट्री को पिछले 2014 से भारतीय जनता पार्टी आनी शुरू हुई। फिर आप कहेंगे कि हर चीज में आप उन्हीं को भूलते हैं। 70 साल का जब डीएनए चेंज कर दिया, देश आजाद हुआ, उसके 70 साल तक ये लोग रहे। आपने इस देश के फैब्रिक को चेंज कर दिया, आपने देश के डीएनए को चेंज कर दिया, आपने देश के थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया। आपको हमेशा अंग्रेजी बड़े लगते थे, आपको अंग्रेजी बड़ी लगती थी। पढ़ा लिखा वही जो अंग्रेजी में बात करे। मैं हिंदी में बात करूंगा तो मैं पढ़ा लिखा नहीं। और मेरा ये मानना है कि इस देश में हमेशा से पढ़े लिखे लोग might become IAS ऑफिसर, पढ़े लिखे लोग might become IPS ऑफिसर्स, बट इस देश के गांव का व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, जो संवेदनाएं लोगों की सुन सकता है, उनके लिए कार्य कर सकता है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो मर्जी आपकी है कि आपने नौकरी करनी है या आपने देश चलाना है, ये आपकी मर्जी है। तो एक बात और, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है और उसके चलते एक काम पिछले वक्त में काफी तेजी से हुआ है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस हर तरह के, इंजीनियरिंग के भी, मेडिकल के भी और लॉ के भी, वो तकरीबन हर शहर में खुल गए हैं। अब जिस तरह से हर शहर में 4-4, 5-5 से लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत एक तरह से सैलाब की तरह जो एडवोकेट्स आ रहे हैं, यंग एडवोकेट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके दो प्रश्न हैं। पहले बेरोजगारी, तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। मैं सीधा कर देता हूँ इसको, वकीलों में बेरोजगारी को किस तरह से एड्रेस? मुझे, मैं इसका भी प्रश्न बड़ा क्लियर है, बिकॉज आई आल्सो रन अ लॉ ऑफिस और बहुत सारे मित्र हमारे साथ काम करते हैं। आप भी लॉयर हैं और बहुत सा काम आप लॉ का करते हैं। आप खुद जरा देखिए, हमारे पास खूब काम आता है, खूब केसेस बनाने हैं, रिसर्च करना है, एग्जामिन करना है, उसके बाद जाके कंडक्ट करने हैं। ऑफिस में बहुत सारे मित्र साथ में काम करते हैं, एसोसिएट्स सारे काम करते हैं। क्या आप और भी व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं साथ में, जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उसके अलावा क्या आपके मन में रहता है कि आपको एक या दो और ढूंढने हैं? देखिए, अच्छा काम करने के लिए और अच्छा काम वाला जो कहीं मिलता है तो एकदम से ये ख्याल तो आता ही कि इसको जोड़ने साथ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप में कैलिबर है, अगर आप में काम करने की क्षमता है किसी भी प्रोफेशन इंक्लूडिंग लॉ आल्सो, और अगर आप अच्छे बेहतरीन लॉयर बनना चाहते हैं, अभी आप यंग हैं तो बेहतरीन नहीं है, आप यंग हैं, कैपेसिटी है, आपने भी करना है। कैपेसिटी भी मैं बिल्डअप की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके मन में है कि नहीं मैंने काम अच्छे से करना, मुझे आज भी याद है, अगर सर खड़े होंगे और अगर वो ये कह दें कि किसी को कह दे कि पानी लेके आना है, सो आई विल बी द फर्स्ट वन, मैं भाग के जाके पानी का लेके आऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है लेकिन कि यूथ को ये चीज सीखने की जरूरत है कि जो हमारी सनातनी एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा थी वो आज भी उतनी ही इफेक्टिव है। नहीं, आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट, जिसने आपको काम सिखाया, जब आपको कोई एक ब्रीफ भी पढ़ाना नहीं चाहते थे एंड आप उनसे सीखे हैं, वो जो रिलेशन है, वो जो आप परंपरा कह सकते हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा है। आज की डेट में मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारे यंगस्टर्स को ब्रीफ पकड़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हम कभी अपने सीनियर के साथ चल रहे हैं, मतलब ही नहीं कि वो ब्रीफ पकड़ भी लें, फिर हम किस लिए थे? तो देखिए, सीखने के लिए सेवा पहले जरूरी है। मुझे लगता है कि और आज की डेट में भी, जैसे मैंने आपको सही प्रश्न किया, और वी आर ऑलवेज इन सर्च
ऑफ गुड पीपल। सो कहने का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप में कैपेसिटी है, आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आपके लिए स्कोप बहुत है। किसी भी यंग लॉयर पर नथिंग, यू डोंट हैव टू बी डिस्करेज्ड, दिस इज अ ग्रेट प्रोफेशन। इससे अच्छा प्रोफेशन आपको नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड जस्ट वन थिंग, दैट आप यह कहें फर्स्ट जैसे आई वांट टू बी अ गुड लॉयर, और उस गुड लॉयर के लिए जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, वो आपको करनी ही करनी है। गौरव गोयल को अगर किस्मत मौका देती है और वो प्रधानमंत्री बनता है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया, आज तो नींद नहीं आएगी कि अगर मैं प्रधानमंत्री, नहीं, मैं आपके लिए ख्वाब देख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अभी से ये डिसाइड करना कि आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री बनना, मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे कार्य होंगे, कोई एक तो सबसे पहले मुझे ये लगेगा, बीइंग अ लॉयर, our judiciary is working a lot. We need more judges, and yes, it's very easy to say you need more judges. So मैं तो पहला काम, क्योंकि न्याय तो देखिए आपको कोर्ट्स में मिलता है, so ये स्ट्रेंथन होना चाहिए, इसके लिए और कार्य करना चाहूंगा। हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन और भी ज्यादा करना चाहूंगा। किसी एक वकील का नाम लेना चाहेंगे जो बहुत, जिनको आप आइडियल मान सकते हैं, किसी एक का? देखिए, मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूँ, सो आई हैव सीन मिस्टर अनुपम गुप्ता जी। लॉ, रिसर्च, कमांड, ऑडिटरी, memory, the best thing is courage. If you think that your client is right, if you think the law is correct, he is amazing. Yes. तो हमें तो शायद 100 जन्म और लेने पड़ेंगे वैसा बनने के लिए, ग्रेटेस्ट लॉयर। और मैं तो कई बार ये भी बोलता हूँ, मतलब मेरे दिल से निकलती है ये बात। We have seen great judges also. Justice Krishnamurthy Kannan, चेन्नई से यहाँ पे आए थे, उनको देखा है। The present Chief Justice of India, because हमारी कोर्ट से ही वो गए हैं, सूर्यकांत, अमेजिंग लोग हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ लॉयर। तो आपने जो प्रश्न किया था अभी कि हमारे पास एक खुद की कोर्ट में कैसे एग्जाम्पल है, जस्टिस सूर्यकांत सर, जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, हरियाणा के विलेज, वहां से वो आते हैं, पढ़ाई लिखाई सब वहां पे हुई, चंडीगढ़ आए, लॉयर वहां से पढ़ के इधर आए, और स्कूटर पे या साइकिल पे ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट। जस्ट मेहनत के कारण से became one of the youngest advocate generals of हरियाणा, हाई कोर्ट के जज बने, और जबरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने। और आज ये पूरे हमारी कोर्ट्स के लिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए ये मान्य फख्र की बात, एक बहुत बड़ा प्राउड है कि आज हमारी इस कोर्ट से इस कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है। तो आप ये देखिए, मतलब यंग लॉयर्स को अगर कोई इंकरेजमेंट, कोई मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, तो आप उनका जीवन देख लीजिए। सामान्य बैकग्राउंड से आप हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द नेशन, और बेहतरीन वकील, टू बिकम द एडवोकेट जनरल एट अ यंगर एज। आई बिकेम द असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, सर बिकेम द एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा एट अ यंगर एज। सो ये शो करता है कि कितना कैलिबर रहा, कैलिबर, और कैलिबर क्या हार्ड वर्किंग। अनुपम गुप्ता जी के बारे में तो कई बार ये कहता हूं कि आफ्टर 100 years we won't be there, you and me won't be there। लेकिन अगर कोई ये प्रश्न करेगा कि व्हाट इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज वन अनुपम गुप्ता। That's great। वकील होते हुए आपका पुलिस को लेकर क्या तजुर्बा है? देखिए, बहुत चीजें कम हुई हैं, और पुलिस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि मतलब पुलिस सारी की सारी खराब है, बेहतरीन ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। और आप अभी सीनियर्स को मत देखिए, बट आप कांस्टेबल लेवल से लोगों को देखते हैं, तो आप इमेजिन करिए एक व्यक्ति सारा दिन धूप में आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, ठीक है, सारा दिन, क्योंकि इतना ज्यादा
आप कह सकते हैं कि ये वर्ड चल पड़ा, करप्शन इन द पुलिस डिपार्टमेंट, इतना पता नहीं है भी नहीं होगा जितना बदनाम हो, पब्लिसाइज ज्यादा किया गया। लेकिन अब उस व्यक्ति की हम चंडीगढ़ में रहते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर चौक पे आपको वो दिखेंगे। आप फोन करिए, अगले 10 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, पुलिसिंग में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, वो होंगी, वो धीरे धीरे हो रही हैं और भी होंगी, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन सिस्टम में आप डिनाई नहीं कर सकते। देश चलाना, प्रदेश चलाना, उसकी सुरक्षा करना, हर सिटीजन को सुरक्षा प्रदान करना, और सबसे बड़ी बात है कि जो बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, अगर आप पुलिस हैं तभी एक ये सिस्टम अच्छा चलता है। लेकिन हाँ, जो आपका प्रश्न है कि करप्शन एंड ऑल, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये तो नॉट जस्ट पुलिस, ये तो एक मानव के मूल्यों की गिरावट है, हर जगह है, लेकिन बहुत सी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। साइबर प्रॉब्लम्स जो है, क्योंकि देश बड़ी तेजी से बदल रहा है, और बदलने में सबसे ज्यादा जो पिछले 20 साल में जो बदलाव देखा गया है, वो देखा गया है कि इंटरनेट, कंप्यूटर और जो अब साइबर स्पेस जो जिस तरह से हमारी जिंदगी का इमोशनल और हर तरह के स्पेस को साइबर स्पेस ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ओवर पावर कर लिया है। किस तरह से देखते हैं आने वाले टाइम में साइबर क्राइम? देखिए, साइबर क्राइम तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम, बिकॉज मैं तो केसेस करता भी हूँ, बहुत से चेक एंड बैलेंसेस, बहुत सी अवेयरनेस सरकार, नॉट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ दिस नेशन, एंड बहुत बड़े इनिशिएटिव पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी, साइबर पुलिस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट्स, बहुत से अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं। देखिए, व्हाट इज द साइबर क्राइम? छोटी सी बात करें, किसी ने आपको फोन किया, आपसे आपका ओटीपी मांगा, कुछ भी बोल के आपसे ओटीपी मांगा, आपने ओटीपी शेयर कर लिया, एंड मनी इज बीइंग विथड्रॉन इमीडिएटली। सो इसका सबसे बड़ा जो आप इस चीज को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, दैट इज द सेल्फ अवेयरनेस। और इस पे पिछले 2-3 सालों में काम बहुत ट्रेमेंडसली काम हो रहा है। मैं टीवी चलाता हूं तो आपको कोई ना कोई, आप डिजिटल अरेस्ट के ऊपर था, कितना बड़ा काम, इवन द टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आर आल्सो डूइंग इट। सो मुझे लगता है ठीक है, ये राइस पे है, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट्स बहुत अवेयर है, और हमारे पास बहुत टेक सेवीज कंपनीज हैं, बहुत से बैंक्स ने तो बहुत बुलेट प्रूफ अपने सिस्टम्स बनाए हुए हैं। सिस्टम तो बनाए हैं, पर मैं एक बात जो महसूस करता हूँ एज एन एडवोकेट भी, कहीं ना कहीं आम लोगों का, आम जनता के लिए ये सवाल था, और आम लोगों के लिए ही मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा लालच बढ़ जाता है, तब जो साइबर क्रिमिनल है वो ज्यादा हावी हो जाते हैं। वो तो है ही है, वो तो है ही है। लेकिन मैंने देखा, एक मेरा केस था दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में, उसमें कोई 73 साल के बुजुर्ग हैं, ही वाज द कंप्लेनेंट एंड ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट कि उसके अकाउंट से उसने खुद जमा करवाए किसी कंपनी, और कई अकाउंट्स में पैसे जमा करवाए, तो 18 करोड़ से ज्यादा रुपए उन्होंने जमा करवा दिए थे। 18 करोड़, हाँ, एट द एज ऑफ 73। आपको कौन सी ऐसी ड्राइव थी जो, क्योंकि वो दैट वाज कवर्ड बाय साइबर क्राइम, तो उसमें ये था कि जैसा आप कह रहे थे कि साइबर क्राइम इतनी बुरी तरह से है, और मतलब इस तरह से क्रिमिनल्स जो हैं वो ये कर रहे हैं। तो आई वाज, क्योंकि हम वकील हैं, हमें हर तरह के क्लाइंट के लिए जाना पड़ता है, तो आई वाज डिफेंडिंग, आई मीन लाइक समहाउ यू कैन से साइबर क्रिमिनल अलेज्ड। तो मेरा ये पहला सवाल था कि एक समझदार व्यक्ति जो 73 साल की उम्र का है और इतने पैसे कमा कर पहले बैठो, इसको कौन सी ऐसी कंपेलिंग फोर्स थी जिसकी वजह से उसने ये पैसे जमा करवाए? इसी का जवाब है कि अवेयरनेस। ठीक है, आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन थॉरली चेक तो कर लीजिए। खुद नहीं कर सकते तो आप ही को दोबारा बोल देते, एंगेज कर लेते। अब भी तो किया ही उन्होंने, पहले एंगेज कर लेते कि भाई मेरा प्लीज चेक करवा दीजिए, वेदर या कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट, व्हाटएवर इट इज। तो इसकी तो रेमेडी, जो इंस्टेंट रेमेडी है, दैट इज अ सेल्फ अवेयरनेस। गौरव जी, आखिरी सवाल, थोड़ा सा समय का हुआ है, बातें करते हुए मुझे पता नहीं चला, बहुत ज्यादा समय में आपका ले गया। आप क्या कहना चाहेंगे, एक वकील होना, एक राजनीतिज्ञ होना, या एक बैंकर होना, इन तीनों में से क्या देखते हैं? आप चाहे वकील हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में काम करते हो, या आप किसी भी फील्ड में क्यों ना काम करते हो, यू हैव टू बी अ गुड सिटीजन फर्स्ट। वकील हैं, पॉलिटिक्स है, किस लिए है?
ठीक है, प्रोफेशन है, घर चल, ठीक है, मतलब लॉ के अंदर आप करते हैं, लेकिन इन सब चीजों का मतलब लास्ट में जाके ना एक ही होता है, फर्स्ट यू नीड टू बी अ गुड सिटीजन। आप जो कार्य कर रहे हैं, कोई गलत कार्य नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ इस देश की कंट्रीब्यूशन। देश की कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है, ये शब्द बड़ा है। देश की कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप जा रहे हैं और सड़क पे एक बच्चा खड़ा है, तो आप उस बच्चे को अगर खाना भी खिला देते हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। हमें कोई जाके हजारों लाखों का नहीं, बहुत छोटे छोटे कार्य आपको अच्छे करने हैं। आपकी बास्केट फुल होती जानी चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। गौरव जी, अब देश चलता रहेगा, चलाने वाले चला लेंगे, कोई चिंता करने का कोई विषय नहीं है। बहुत बढ़िया देश चल रहा है, अच्छे हाथों में देश है, आप अपना वोट डालते रहिए, दैट्स इट। बीजेपी के हाथ में तो अच्छे हाथों में, मैं देखिए इससे अच्छा हाथ और हो नहीं सकते, तो आप अपना वोट डालते रहिए। हाँ जी, उसको वोट डालिए जो देश को आगे लेके जा रहा है। रेस्ट आप उन पे छोड़ दीजिए, वो चला लेंगे, लेकिन आप अपने लेवल पे छोटे छोटे अच्छे कार्य करते रहिए, ये बहुत बड़ी बात है। सपोज वी आर लॉयर्स, somebody can't pay a fees, तो भाई हमें उसका केस बिना फीस के भी करना है। If somebody can pay it, well and good. If somebody can't pay it, देखिए जो लोग फीस नहीं दे पाते, आप कह सकते जो थोड़ा वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनका भी उतना ही राइट है कि वो भी सीनियर डेजिग्नेटेड काउंसिल्स को एंगेज करें। नॉट ओनली द कॉर्पोरेट्स एंड द रिच पीपल शुड एंगेज अ सीनियर काउंसिल्स, और यू और मी, व्हाटएवर इट इज। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड आल्सो एंगेज द गुड काउंसिल्स। तो वो जितने भी अच्छे अच्छे काउंसिल्स हैं ना, तभी तो प्रो बोनो की बात की जाती है। तो अगर वो 10 केस करते हैं तो उनसे 20 करवाने चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर आप प्लीज करिए। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे अच्छे काउंसिल्स हैं, कोई मना नहीं करता है। अच्छे मतलब कितने तो हम ही करवा लेते हैं कि अच्छे तो मैंने मना नहीं करता। कोई मना करे तो आप मुझे ले जाना, मैं भी रिक्वेस्ट कर दूंगा। गौरव जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपसे जितना मैं बात करना चाहता हूँ उतना ये एपिसोड का टाइम जो है वो मुझे आज्ञा नहीं देता है, मतलब इजाजत नहीं देता है। एक बार फिर आपके साथ बहुत जल्दी मुलाकात में करूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात कोई जाते जाते कहना चाहें अपने सारे के सारी एडवोकेट बिरादरी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए? मैं एडवोकेट के साथ साथ सबके लिए एक बात, मुझे अटल जी की एक बहुत सुंदर कविता, और वो एक इनकरेजमेंट है, एक इंस्पिरेशन है। चाहे आप उसको पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं, आप उसको किसी भी चीज में चैलेंज के तौर पे आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। आप कल्पना करिए, जब भारतीय जनता पार्टी का, जिसका पहला नाम जनसंघ था, कोई भी सांसद नहीं था, तो क्या उन्होंने हार मानी कभी? 2 सांसद आए, चुनाव लड़े, 2 से 300 तक की यात्रा, कोई एक दिन में तो हुई नहीं है। लोग भी नहीं थे, टेलीफोन भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी, तेल भी नहीं था, ईंधन भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, साइकिल थी, और अटल जी निकले हुए थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी निकले हुए थे, दीनदयाल उपाध्याय जी निकले हुए थे। कोई सुनने वाला नहीं, विचारधारा की बात करें तो लोगों को समझना है, ऐसा भी कभी समय रहा होगा। तब अटल जी ने एक कविता करी थी, लगभग कोई 40-50 साल पुरानी कविता है, कभी थे अकेले। तो हमारे यंग लॉयर्स को भी ये समझना चाहिए कि आप नथिंग टू वरी एट ऑल। If you are a first generation of lawyer, you can become the Chief Justice of India. Person has become it. जाते जाते कविता थोड़ी सी सुना दीजिए, आप बहुत बढ़िया कविता गाते हैं। तो अटल जी ने कविता की थी, कभी थे अकेले, कभी थे अकेले हुए या जितने, नहीं तब डरे थे तो भला अब क्या डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे, लिए हाथ में ये ध्वज कभी ना झुकेगा, बढ़ रहे हैं कदम कभी ना रुकेंगे, अमर हैं सभी हम, निडर हैं सभी हम, के सर पर हमारे ये वस्त्र भगवा रहेगा। अटल जी की बहुत सुंदर लाइन है जो दिल को छूती है। बहुत अच्छा लगा गौरव जी आपसे बातचीत करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का, हमारे साथ बातचीत करने का और इतना अच्छा समय हमें देने का। एक बार फिर आपसे कभी मुलाकात करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी और पूछनी बाकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।